नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें दुनिया भर से जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब पैसे जो आपके पॉकेट में हैं, आपके अकाउंट में हैं या आने वाले हैं, किस तरीके से वो कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी इवेंट्स हैं फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल जो हमारे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है। और ये हम सीखेंगे पूरे प्रोसेस को करना। तो आप ट्राई करो कि आप प्रोसेस को सीखने की कोशिश करो रादर देन जो मैं बोलूँ और बस आप उसको मान लो। तो हमारा गोल यहाँ पे ये है। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और सबसे पहला आर्टिकल है रूपी के बारे में। कल मैं काफ़ी खुश होकर आर्टिकल कवर कर रहा था रुपए के बारे में कि किस तरीके से बहुत बढ़िया रिकवरी चल रही है रुपए की, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। और आई थिंक नज़र लग गई रुपए को। हमने स्टीपेस्ट सिंगल डे फॉल देखा है यहाँ पे पिछले 26 महीनों का। रुपए में करीब-करीब 26 महीनों में सबसे जो स्टीपेस्ट डिक्लाइन था वो कल देखने को मिला। ग्लोबल ट्रेड वॉर की टेंशन्स है पूरी दुनिया में, राइट? तो जितना भी हमने गेन किया, रुपए ने जितना भी गेन किया 2025 में, अब वो सारा जा चुका है। सबसे पहले तो टेंशन्स है कि चाइना यहाँ पे क्या करता है। चाइना ने रिटेलिएशन कर दिया है। कहा है कि भाई हम भी लगा रहे हैं तुम्हारे पास ऊपर 35% का टैरिफ। और ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर तुमने 9 तारीख तक ये नहीं हटाया तो हम और 50% का टैरिफ लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये बेसिकली देखो, अगर ऐसा होता है तो दिस इज नो इक्विवेलेंट टू अ वॉर। क्योंकि दोनों, आप देखो, कंट्रीज अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे 50-100% के टैरिफ्स कैजुअली लगाते रहेंगी तो दोनों ही जगह पर काफी बुरे आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। रुपी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रहा है मंडे को। ठीक है, फिलिपिनो पेसो, फिलीपींस का जो करेंसी है पेसो, ये डिप्रिशिएट हुआ है 1.1%। ठीक है, तो काफी बुरा हाल है इस टाइम पे रुपए का। आरबीआई ने कोशिश की है सपोर्ट करने की, लेकिन फॉरेन बैंक्स को भी हमने देखा कि फॉरेन बैंक्स ने भी रुपए को बेचा है। एंड यहाँ पे जो की लेवल्स थे वो आरबीआई ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन ऑफ कोर्स आरबीआई एक लिमिटेड, मैं कहूंगा, एक्सटेंट तक ही हेल्प कर सकता है रुपए की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में ने कहा कि रुपया जो है वो आगे भी वॉलेटाइल रहने वाला है फ्यू सेशंस तक। एंड ये 85.5 पर जाकर के स्टेबलाइज कर सकता है। तो रुपए में, शेयर बाजार में, इन दोनों जगहों पर हमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ट्रेड वॉर की वजह से क्या क्या चीजें अफेक्ट हुई है, सबसे पहले आप देखो गोल्ड। गोल्ड में बहुत वॉलेटिलिटी है। ठीक है, लाख रुपए चल रहा था और 88,000 मैंने लास्ट देखा था, अब पता नहीं कितना आ चुका है। वैसे ही सेम सिल्वर, आप सिल्वर को देखो 1 लाख रुपए से कहाँ आ चुका है। ये 2-3 दिन में 12-15% की मूवमेंट में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स, टैरिफ वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट्स का तो पूरी दुनिया में काफी रिएक्शन है, राइट? हमने पूरी दुनिया भर में देख लिया। एंड फिर बात करते हैं हम करेंसी की। तो जितनी दुनिया में करेंसीज है, डेवलपिंग कंट्रीज की देखो या डेवलप कंट्रीज की, आप देखो इनके करेंसीज में भी काफी वॉलेटिलिटी है। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे वॉलेटाइल है। आप देखो सारी चीजों में काफी, आप देखो, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कभी 10% ऊपर, कभी 10% नीचे। तो ऐसे टाइम पे लोग जो है यहाँ पे काफी गलतियां भी करते हैं, राइट? तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप समझ पाओ कि दुनिया में हो क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है, वो भी हम आगे कवर करते हैं। इंपोर्ट मॉनिटरिंग ग्रुप टू चेक फॉर डंपिंग ऑफ गुड्स। अच्छा, इंडिया में हम लोग डंपिंग की के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। अब यार ये बताओ, इंडिया में कई सारी कंपनीज तो 10-10%, 20% नीचे गिर गई हैं एक-एक दिन में। ये वो कंपनीज है जो यूएस को कुछ बेचती ही नहीं है। इनको यूएस से वैसे डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, ना ये 1 रुपए का एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो इंपोर्ट कर लेती हैं, जिसपे वैसे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फिर ये क्यों गिर रही है 20-20%? देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस चाइना को बोल रहा है ना कि भाई तुम्हारे गुड्स पे मैं टैक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, जापान पे भी लगाया टैक्स, पूरी दुनिया में ब्लैंकेट टैरिफ्स लगाए हैं, और साउथ कोरिया पे भी। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गुड्स यूएस को नहीं बेच पा रहे थे ना, ये कहाँ पे डंप कर देंगे? इंडिया में आकर के। इंडिया को डर ये है कि कहीं हमारे यहाँ ये अपने गुड्स को डंप ना कर दें, कि भाई ये देखो, या तो इसको आप रखो और मत बेचो और नुकसान करो। इससे अच्छा आप कहीं पे 2 ही रुपए में बेच दो। मैं कह रहा हूँ आपका सामान अगर जीरो में जा रहा है, उससे बेटर तो 2 ही रुपए हो जाए ना। उससे कितना गुना, इनफाइनाइट गुना ज्यादा पैसा है वो जीरो से। तो वो डंप कर देंगे इंडिया में। प्रॉब्लम ये है, और फिर इंडिया में ओवर सप्लाई क्रिएट होगी। इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका काफी नुकसान होगा। स्पेसिफिकली मैं अगर मैं बात करूँ तो स्टील इंडस्ट्रीज की इसीलिए इस टाइम पे हालत खराब है। ठीक है, कि कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए। और उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे ये इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या आप जिस सेक्टर में इन्वेस्टेड है उसमें ये चीज इम्पैक्ट करती है, ये आपको सोचना होगा। इंडिया सेटअप कर रहा है इंपोर्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। ठीक है, और क्या गोल है इनका? कि हम मॉनिटर करें कि कहीं कहीं किसी देश से इंपोर्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जा रहे हैं हमारे यहाँ, कोई देश कहीं डंप तो नहीं कर रहा है अपने गुड्स यहाँ पर आके। तो
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे सर्कमवेंशन ईज़ी है, गवर्नमेंट का ये कहना है। तो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगा है, 35% लगा है चाइना पे, 37% लगा है बांग्लादेश पे, 29% पाकिस्तान पे, 46% वियतनाम पे और 36% थाईलैंड पे अमंग अदर कंट्रीज़। तो ये जो एशियन कंट्रीज़ है, ये कंपटीटर है इंडिया की, राइट? जैसे हम इनसे टेक्सटाइल में कम्पीट करते हैं, कंज्यूमर गुड्स में कम्पीट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्पीट करते हैं। तो जो यूएस को नहीं बेच पा रहे हैं इंडिया में अगर ये आ गया, तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को ये काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ हमें ज़रूर नज़र रखनी है। अब बात करते हैं अगली खबर की और ये है पेट्रोल डीजल के बारे में। पेट्रोल डीजल की ड्यूटी रेज़ कर दी गई है, लेकिन जो पंप प्राइसेज़ हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई? ड्यूटी चेंज करना, पंप प्राइसेज़ चेंज नहीं होंगे। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया ना, एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल पे ₹2 से, ठीक है? ₹2 का यहाँ पे एक्साइज़ यहाँ पे बढ़ा है एंड ऑफ कोर्स जो अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे थी, क्योंकि आप देखो तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ लगातार गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अपने रेवेन्यू को शोर अप करना चाहते हैं। इससे पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेज़ होते हैं वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट को 32,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है इन्होंने अलाउ किया है कंपनीज़ को कि वो कुकिंग गैस प्राइसेज़ को बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ पे कोई टैक्स इंक्रीज़ भी नहीं किया गया है कुकिंग गैस पे। बेसिकली जो हम इंडेन भारत गैस जो भी एलपीजी यूज़ करते हैं, तो कुकिंग गैस या एलपीजी जो है इनके दाम ₹50 पर सिलेंडर से बढ़ेंगे। कब से? ट्यूसडे से, मतलब आज से। और आफ्टर द हाइक जो 14.2 केजी का रिफिल है, अब वो कॉस्ट करेगा 553 टू उज्ज्वला कस्टमर्स और 853 टू अदर्स इन दिल्ली। तो ये दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर को ये पास ऑन ड्यूटी हाइक जो है वो तो नहीं किया जाएगा एंड इट विल कम इनटू द जनरल किटी और यूटिलाइज किया जाएगा एलपीजी को रिम्बर्स करने के लिए, जहाँ पे एलपीजी में ₹50 एक्स्ट्रा यहाँ पे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने रेज़ किए थे ड्यूटीज़ ऑन फ्यूल्स जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए थे 2014-15 में और 2020 में भी। 2020 में आपको याद होगा 2020 में क्या हुआ था? कच्चे तेल का जो दाम था वो नेगेटिव हो गया था। यस, मतलब 1 लीटर तेल आपको कोई बोलता है मैं ₹100 में दूँगा। अब वो कहता है कि ₹100 नहीं माइनस ₹100 में दूँगा। मतलब आप मेरे से ₹100 लो और साथ में 1 लीटर पेट्रोल भी लो। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वो कहेगा कि इस पेट्रोल को स्टोर करने की मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है? इसको स्टोर करना ज़्यादा महँगा है। स्टोर करने में मेरा ₹200 का नुकसान हो रहा है 1 लीटर पे। तो आप ₹100 ले लो मेरे से और ये पेट्रोल भी ले लो, आप अपने पास रख लो। तो ये होता है नेगेटिव। तो ऐसा हमें पहली बार ऑयल में ही देखने को मिला था कोविड के वक़्त। इसके बारे में मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ और अगर आपको इंटरेस्ट हो इसके बारे में जानने में। इंडिया यहाँ पे 6.3 टू 6.8% का ग्रोथ फोरकास्ट मीट कर सकता है एफवाई 26 के लिए। इवन दो यूएस के टैरिफ्स आए हैं, पूरी दुनिया में काफी तहलका मचा हुआ है, लेकिन स्टिल इंडिया 6.3 से 6.8% का इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट है, बट स्टिल आप ये देखो कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? तो डोमेस्टिक कंजम्पशन यहाँ पे क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? डोमेस्टिक कंजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरी दुनिया में मंदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपके जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है आपकी कंट्री का, वही आपके लिए इतना है कि आपकी कंपनीज अफ्लोट रहेंगी। मतलब आपकी कंपनीज आराम से सब प्रोडक्शन करेंगी, उस प्रोड्यूस्ड गुड को बेचेंगी, लोग खरीदेंगे, आराम से कंजम्पशन चलेगा, बाहर एक्सपोर्ट्स कम भी हो जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन और बड़ा जरूरी है किसी भी देश के लिए कि उसका कंजम्पशन इंक्रीज होता रहे बड़े अच्छे से। कंजम्पशन का डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और हमें हमारी कंपनीज को दोनों पैरों पर खड़ा रखता है जब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये फर्म अप किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में इन लेट जनवरी। और यहाँ पे जो लेटेस्ट मूव आए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पे, यहाँ पे फ्रेश ऑफ कोर्स असेसमेंट चाहिए होगा हमें इसके लिए और इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल टैरिफ वॉर का एंड 26% का, क्योंकि टैरिफ हमारे पे भी लगना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफ कोर्स कह रही है कि बहुत अर्ली है, ये बहुत जल्दीबाजी होगी अगर हम लोग इस सिचुएशन का रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहते हैं। तो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी कल को क्या नियम आ जाए वो भी नहीं पता, कल को चाइना या यूरोप क्या कर दे वो भी नहीं पता। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच और फिर इसे हम अच्छे से फैक्टर इन करेंगे। बट फिलहाल 6.3 टू 6.8 का प्रोजेक्शन जो है ये रीजनेबल लग रहा है। तो अगर कोई अच्छी ट्रेड डील साइन हो गई इंडिया के बारे में, इंडिया और यूएस के साथ, तो फिर ये 6.3 टू 6.8 जो है वो 7.3 टू 7.8 भी हो सकता है, राइट? हो सकता है ना बूस्ट। क्या पता बाकी लोगों के साथ ट्रेड डील साइन ना हो, इंडिया के साथ पहले हो जाए, तो काफी बूस्ट मिल जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिल जाएगा। तो ये भी एक सिनारियो है जिसमें ये कहना सही है कि हर बार प्रोजेक्शन दे देना सही नहीं है। कई बार आपको ये कहना होगा कि प्रोजेक्शन करना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी करो वो रिलायबल नहीं होगा। तो किसी भी टाइप का प्रोजेक्शन कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें अभी दिमाग में रखना है कि आगे ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटीज है, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना है उसके हिसाब से 6% की ग्रोथ रेट तो हम कर ही लेंगे। EU चीफ ऑफर्स जीरो फॉर जीरो पैक्ट। अब लक्समबर्ग से खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो
यहाँ पे रिटालिएटरी ड्यूटीज जो है वो कलेक्ट करना शुरू करेंगे ऑन सम इम्पोर्टेड यूएस गुड्स नेक्स्ट वीक। और ईयू के जो ट्रेड मिनिस्टर्स है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने अग्री किया कि हम नेगोशिएशंस करेंगे कि टैरिफ्स को रिमूव किया जाए जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है ओवर रिटालिएशन। तो 27 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन जिसे हम कहते हैं, और 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगा है किस पे? स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, कार्स पे, और रेसिप्रोकल टैरिफ है 20% का वेंसडे से फॉर ऑलमोस्ट ऑल अदर गुड्स, जितने अदर गुड्स हैं उसके लिए भी। तो ट्रम्प की पॉलिसी ने नेशंस को काफी, मैं कहूंगा यहाँ पे शॉक वेव्स दे दिए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ईयू का जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे, इसके लिए डिबेट चल रही है। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी जो था वो ये था कि वो नेगोशिएशंस लॉन्च करे तुरंत से और ट्रेड वॉर को खत्म करें, लेकिन इन्हें काम रहना होगा और रिस्पॉन्ड करना होगा इस तरीके से कि ये सिचुएशन डी एस्केलेट हो, मतलब नीचे हम इसे लेकर आए और यहाँ पे टोन डाउन करें चीजों को, डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, और इसके बाद बातचीत से यहाँ पे काम चले रादर देन धमकी देना और रिटालिएट करना। तो सूनर और लेटर इनका कहना है कि हम यूएस के साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे ही, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज भी होगा, थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़ा हम कर ले, और हम ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम जीरो टैरिफ का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मतलब हम भी 1 रुपए टैरिफ नहीं लेंगे और वो भी 1 रुपए का टैरिफ ना ले। तो एंटी कोवर्जन जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, ये इंक्लूड कर सकता है ईयू का एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट, जो अलाउ करता है कि ये यूएस सर्विसेज को टारगेट करे या लिमिट करे यूएस कंपनीज को जो उनका पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर लेती हैं ईयू में। तो ये कह रहे हैं कि हम हर एक टूल यूज करने को तैयार हैं जिससे यूएस इन्हें कोर्स नहीं कर पाए, मतलब जबरदस्ती ना हो, ठीक है, धमकी देके नहीं करवाओ हमसे, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है और अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती है अपने सिटीजन के सामने। तो अगर यूएस ये करता है कि पूरी दुनिया को इस तरीके से धमकी देके कोशिश करता है नेगोशिएट करने के लिए, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। बिगेस्ट एवर विक्स जंप स्टोक्स ड्रॉ डाउन फियर्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स क्या होता है? विक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स मतलब ये बताता है कि मार्केट में कितना फियर है इस टाइम पे। ये डर को बताता है, डर का इंडिकेटर है। ये जितना ऊपर जाएगा मतलब डर उतना ही ऊपर जा रहा है। कल ये 67% ऊपर था, ये रिकॉर्ड है 2015 के बाद 67%, सॉरी, पहली बार ये गया है, ठीक है, 2015 के बाद, तो 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड ये कब इतनी तेजी से ऊपर नीचे जाता है? जब मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी हो, काफी डर हो। विक्स 65% ऊपर था कल, 67% ऊपर था, 22-23 के आसपास ये चल रहा था। इसका मतलब आधे लोग को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, 5% 10% के ऊपर की मूव आ सकती है। आधे लोग कह रहे हैं मार्केट में ऊपर 10% नीचे की भी मूव आ सकती है। तो मार्केट काफी डिवाइडेड है और काफी बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए विक्स जो है वो ऊपर जा रहा है। तो जितना डर होगा विक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। कोविड के वक्त ये 80 चला गया था, अभी तो ये 23 है सिर्फ, लेकिन 23 भी ये सिर्फ एक दिन में पहुंचा है 67% बढ़ के। तो ये इसीलिए इतने ये डिस्कशन की लायक इस टाइम पे एक खबर है, नहीं तो 22 तो चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे यूएस में रिसेशन आ सकता है, इस बात का बहुत ज्यादा डर है इंडिया को। यूएस में रिसेशन है तो हम लोग क्यों डरे? डरना होगा, क्योंकि हमारी जो पूरी आईटी कंपनीज हैं, सारी आईटी सेक्टर है हमारा, वो यूएस वालों को सामान बेचता है। और यूएस में अगर स्लो डाउन आता है, यूएस में ग्रोथ कम होती है, तो कहीं ना कहीं इनको जो काम है वो कम मिलेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, उनकी सैलरी बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, तभी तो वो हमारे दुकान पे आएंगे तो और ज्यादा सामान लेंगे और महंगे वाला सामान लेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट। तो उसी तरीके से समझो कि इंडिया जो है वो एक शॉपकीपर है, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, और यूएस उसका कस्टमर है, यूरोप उसका कस्टमर है, और वो अगर ग्रो करेंगे तो हमारी सेल्स भी और बढ़ेगी। तो ये एक फंडा अपने आप दिमाग में रखो। तो बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया ग्रो करे, ठीक है, इंडिया और बेटर ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं ग्रो कर रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं तो हम उन्हें बीट कर रहे हैं, नहीं, ये सही नहीं है। वो भी ग्रो करें तो हम और ज्यादा ग्रो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी। जो लेटेस्ट स्पाइक आया है इस टाइम पे विक्स में, ये साइन है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा रैटल्ड हैं, टेरिफ वॉर की बात चल रही है, रिटेलिएशन की बात चल रही है। तो इतना डर का माहौल तो एक्सपेक्टेड है। 20-22 तक चले जाना विक्स कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस में यही विक्स 50 चल रहा है इस टाइम पे। तो आप यूएस में भी चेक कर सकते हैं, CBOE VIX लिख के, ये ऑलमोस्ट कल मैंने इसे 50-60 तक जाते हुए देखा है। तो काफी ज्यादा डर वहां पे है, और डर ये है कि कहीं हमारे यहाँ रिसेशन ना आ जाए, स्लो डाउन ना आ जाए इन चीज़ों की वजह से, या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसकी बात को हमें ध्यान में रखना है। अब बात करूंगा मैं सीईओ डायमंड की। जेमी डायमंड इनका नाम है, जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, काफ़ी साल हो गए इन्हें जेपी मॉर्गन के सीईओ रहते हुए। और इन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर वार्निंग दी है। इन्होंने वार्न किया है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे आ सकता है और बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है? अब सिंपल आपको मैं एक लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए
हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं लेट्स से कोई भी खाने की चीज़ें हमारी, ठीक है? अब मैं ये बोल दूँ आज से कि चाइना पे से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ों पे हम 50% टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? हर चीज़ 50% महँगी हो जाएगी, हम टैक्स उस पे वसूलेंगे 50%। तो जो लोग ये 50% पे कौन करेगा? क्या चाइना पे करेगा? नहीं, ये आप पे करोगे और मैं पे करेंगे क्योंकि वही चावल या गेहूँ या वही कपड़े 50% ज़्यादा हमें महँगे मिलेंगे, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा 50% इन चीज़ों में। ओवरऑल इन्फ्लेशन के नंबर्स भी 50% नहीं, लेकिन काफ़ी ऊपर चले जाएँगे उसकी वजह से। तो अगर यहाँ पे चाइना जल्दी से नेगोशिएट करके ये टैरिफ नहीं हटवाता है, तो नुकसान इसमें किसका फिर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? यूएस के लोगों का, जिनको ये टैक्स पे करना है क्योंकि चाइना तो 50% रेट बढ़ा देगा ना अपने सामान का, 50% एक्स्ट्रा पे कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। तो आप अचानक से 50% कल को खाने का सामान महँगा हो जाए, स्कूल की फीस या महँगी हो, कुछ भी महँगा हो जाए, तो आप काफ़ी रैटल हो जाओगे और काफ़ी यहाँ पे चेंजेज़ आ जाएँगे आपके कंज़म्पशन के पैटर्न में, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, आप रेस्टोरेंट्स कम जाओगे, आप कंज़म्पशन कम कर दोगे, है ना? तो यही डर जेमी डायमंड को है कि आगे क्या हो सकता है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आगे अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ जाएगा तो मैं नहीं, कोई भी कुछ नहीं बता पाएगा कि क्या होगा, मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी एंड यहाँ पे रिसेशन भी हम फेस कर सकते हैं, बिज़नेसेस यूएस के जो बिज़नेस है उनका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो टैरिफ अगर इम्पोज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक न्यूक्लियर विंटर फेस कर सकते हैं, ये कहना है एक्मेन का, बिलियनेयर है ये, हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं और ये स्टाइमी करेगा बिज़नेस इन्वेस्टमेंट को मतलब हर्ट करेगा, कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी कम करेगा, काफ़ी सीवियरली डैमेज करेगा। तो जेपी मॉर्गन ने कहा है कि यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का अब जो ग्लोबल जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है, पहले 40% थी, अभी कितनी हो चुकी है? 60%। तो गोल्डमैन सैक्स ने ऑड किए हैं ऑफ यूएस रिसेशन टू 45% फ्रॉम 35%, सेकंड टाइम इट इंक्रीज इट्स फोरकास्ट इन द वीक। तो यहाँ पे काफ़ी बुरे फोरकास्ट आ रहे हैं उसको लेकर के, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं सब लोग रिसेशन का। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री यहाँ पे क्या करती है एंड वी हैव टू ट्राई कि हम नेगोशिएशंस कर पाएँ, इस इस अनसर्टेनिटी को क्लियर कर पाएँ एंड तब तक हमें ज़रूर क्लोज़ली एनालाइज़ करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो नुकसान उन लोगों का होगा सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को और एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो आदमी समझ रहा है इस चीज़ को अच्छे से, वो इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठा सकता है। मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, ठीक है? ऐसे ही टाइम पे अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हैं जब कुछ लोग डिस्ट्रॉय होते हैं और कुछ लोग बनते हैं। तो आपने देखा होगा जब कुछ बहुत बड़े बनते हैं तो कुछ बहुत बड़े नीचे भी आते हैं उसी टाइम पे। तो चीज़ें जो है इसी तरीके से हमेशा काम करती हैं, सर्वाइवल हमेशा फिटेस्ट का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।